बताइए, बिना पास किए हुए बच्चों को प्रमोट कर दिया जा रहा है जी, क्यों? ये आदेश है ऊपर से सर। क्या जरूरत है? 2 ही बच्चे पास करे, ब्रांडेड तो होंगे सही बात है। क्या? 10वीं तक पहुंच जाएंगे, 10वीं का स्पेलिंग नहीं तो जानेंगे। वो जो प्रमोट किया जा रहा है, तो जो हम देश का रोना रो रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसकी तो बुनियाद यहीं से शुरू हो जा रही है। ये सोचिए कि जब बरगद के नीचे पढ़ाई होता था तो विश्व गुरु कहलाता था, और आज स्मार्ट क्लास है और उसके बाद भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। कई एक बार भारत में मीडिया की रिपोर्ट आती है कि कक्षा 5 के बच्चों को मैथ बनाने नहीं आता, कक्षा 3 के बच्चों को ये करने नहीं आता। लायक नौकरी। हमारे यहाँ टीचर की नौकरी मतलब बेरोजगारी दूर करने का हथकंडा कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। शिक्षक रोजगार का पिछलग्गू होता है क्या? और जिस राज्य में और जिस देश में शिक्षक को रोजगार की श्रेणी में माना जाएगा, उसका तो बंदरबाट होना ही तय है। तो मीडिया हमसे पूछी कि आप ही प्रिंसिपल हैं सुदूर इलाके के, बताइए आखिर क्या कारण है कि लाख संसाधन होने के बावजूद रिजल्ट बेहतर नहीं हो रहा है? मैं बोला कि सूखे पत्ते उसी पेड़ के होते हैं जिनकी जड़ें कमजोर होती है। तो मीडिया पूछा कि मतलब? मतलब उसका मतलब ये हुआ कि इस देश को जब 10वीं क्लास के रिजल्ट बढ़िया करवाना है तो सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन सुधारिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि जो सरकारी स्कूल में गुरुजी हैं, उनकी तनख्वाह मोटी है, जी, डिग्री बहुत बड़ी बड़ी है, वो चाहे तो देश की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो पढ़ने आ रहे हैं वो देश के सबसे दिनहीन बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। कल्पना कीजिए, जी, ओके, ठेला चलाने वाले के, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, मजदूर के बच्चे आ रहे हैं। और इस देश की विडंबना देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उनके पास ब्रांडेड डिग्रियां भी नहीं, 10,000 12,000 पे, लेकिन वो पढ़ा किसको रहे हैं? देश के सबसे संभ्रांत वर्ग के लोगों को। एक विद्यालय है हमारे पीछे, आप देख रहे होंगे कि +2 उच्च विद्यालय सुंदर पहाड़ी गोड्डा का ये विद्यालय प्रांगण है। सुंदर पहाड़ी सुनने मात्र से ये मन में एक सवाल उठता है, मन में एक इमेज बनता है कि ये एक बहुत सुदूर जगह है, और तरह तरह के आपको सवाल उठेंगे मन में कि सुदूर जगह है और एक अलग छवि आपके मन में उठेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारा यहाँ आने का यहाँ मकसद ये है कि यहाँ के एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। हमारे साथ नवीन सर हैं, डॉक्टर नवीन सर, और यहाँ के प्रभारी हैं, और 2012 में ये गोड्डा आए थे, यहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई थी। 2015 में इन्हें इस स्कूल का प्राचार्य बनाया गया। उसके बाद से इन्होंने एक अभूतपूर्व जो है यहाँ पर बदलाव किए इस स्कूल में। अभी आपको यहाँ पर बच्चों की संख्या दिख रही होगी, और इस सुदूर क्षेत्र में भी इतने सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, तो कुछ सर ने बिल्कुल एक अलग काम किया होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय का नाम आते मन में भी कई सवाल उठते हैं, और वहाँ की जो कुव्यवस्था है वो सबसे पहले मन में एक इमेज उनका भी बन जाता है। तो सर, आपका नाम मनोनीत किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। सबसे पहले तो उसके लिए आपको बधाई है हमारी तरफ से। सर, क्या ऐसा करना पड़ता है, और आपने अब तक कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है कि आपका नाम वहाँ पर मनोनीत किया गया? सबसे पहले तो बात ये है सर कि ये राष्ट्रपति पुरस्कार की ये मेरी एक पहली सीढ़ी है जी, मात्र पहली सीढ़ी है। गोड्डा जिला से 3 लोग फॉर्म भरे थे, उसमें मात्र गोड्डा जिला से ही मात्र केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही मैं इस उपलब्धि को हासिल कर पाया हूँ। अभी आगे बहुत सारी लड़ाई है, अभी इसको स्टेट लेवल पर फिर होगा। अब उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेट लेवल में भी हम गोड्डा जिला का किला फतह कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से भी तत्काल हमको विभाग ने, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने हमको यहाँ से नामित कर चुका है। अब आगे की लड़ाई में अब क्या होगा, अब वो देखना है। सर से थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, सर ने कहा कि हम टीचर नहीं हैं, हम गुरुजी हैं, और इनका वेशभूषा आप देखेंगे कि झोला लटकाए हुए हैं, एक सादा विचार लेकर के यहाँ पर शिक्षा देते हैं। सर, ये आपने क्यों कहा था कि आप टीचर नहीं हैं, आप एक गुरुजी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात में ये है कि हमारे जेहन में ये बार बार दिमाग में ये मतलब क्रोंधता है ये बात कि आज हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री भी हर मंचों से बोला करते हैं कि देश को पुरानी गौरव लाना है, इस देश का पुराने गौरव लाना है। तो हमारे देश की पुरानी गौरव गुरुकुल परंपरा के चलते थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार इस बात का चिंतन करता हूं कि जब इस देश में पीपल और बरगद के नीचे पढ़ाई होते थे, और जब इस देश में गुरुकुल व्यवस्था थी, तो हमारे यहाँ की शिक्षण संस्थान का वर्ल्ड में पहला स्थान था। जी बिल्कुल। और आज हमारे देश में स्मार्ट क्लास चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और उसके बाद भी वो चीज़ें दरकती हुई दिखाई दे रही है। और आज मैं जब एक रिक्शा पर जब मैं बैठता हूँ
और कहीं जाता हूँ तो रिक्शा वाले से भी मैं बात करता हूँ खुले दिल से कि वो इस देश को कैसे देख रहा है। तो जब मैं रिक्शा वाला से पूछा कि दिन भर में कितना कमा लेते हो, तो बोला कि मालिक समझिए कि दिन भर में हम 600-800 रुपया कमा लेते हैं। लेकिन पीछे घूम के वो तुरंत गौरवान्वित महसूस होकर बोल रहा है कि लेकिन सर हम अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो हमको अंदर से बड़ा छोटा ही बात ये कि रिक्शा चालक भी ये दमखम रख रहा है कि हम चाहे जितना कमाना पड़े, जितना पसीना बहाना पड़े, लेकिन हम बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। तो ये वर्तमान समय के गुरु जी को आत्मचिंतन और आत्ममंथन की ज़रूरत है कि आखिर समाज से मेरी साख क्यों कमज़ोर हो रही है। आपको क्यों लगता है सर, क्यों कमज़ोर हो रहे हैं? कमज़ोर इसलिए हो रही है कि गुरु नहीं रहे। अब मास्टर हो गए, गुरु नहीं रहे। भारत गुरु गंगा और गीता का देश हुआ करता है। आपकी क्या परिभाषा है सर, कैसा परिभाषा बदला है सर? अब थोड़ा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शायद आप कुछ ऐसी बातें कह दें जो कि आपके जो लोग हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उन्हें भी थोड़ा बुरा लग जाए। बुरा तो लगता है, क्योंकि देखिए चाणक्य भी जब अपने आप को स्थापित करना चाह रहे थे इस देश में, तो उस समय भी मैं आपको बता दूं कि चाणक्य प्रिंसिपल नहीं थे। चाणक्य अपने गुरुकुल के प्रिंसिपल नहीं थे, वो सहायक शिक्षक थे। और शायद आपको नहीं पता होगा कि पहली बार इस देश में एक दलित लड़का को बिना सिर्फ कंपटीशन के बल पर गुरुकुल में एडमिशन करवाने की परंपरा मेरिट पर उन्होंने शुरू की थी। नहीं तो पहले गुरुकुल में सिर्फ अभिजात वर्ग के लोगों का ही नामांकन होता था, संभ्रांत घर के लोगों का ही नामांकन होता था। लेकिन पहली बार चाणक्य ने गुरुकुल परंपरा में मेरिट के आधार पर उस चीज़ को नकारा था। सबसे बड़ी बात यही। हम आप सर के बारे में आपको बता दें कि इनकी बातों को सुन करके आपको लग गया होगा कि इनका कितना गहरा चिंतन है। सिर्फ एक टीचर नहीं है, ये गुरुजी हैं, असल में गुरुजी हैं। ये सारी बातें साबित करती है कि इनके द्वारा लिखी पाठ्यपुस्तक में इनके द्वारा अंकित की गई कुछ कंटेंट, कुछ सामग्रियां जो हैं वो 6, 7, 8 यहाँ के जो सरकारी विद्यालय हैं, तमाम सरकारी विद्यालय झारखंड चलते हैं, उस पाठ्यक्रम में वो सम्मिलित हैं। वो स्क्रीन पर वो तमाम पुस्तकें आप देख पा रहे होंगे। सर के झोले में एक पुस्तक है जिसे मैं चाहूँगा कि सर उसको आप निकाल दें। सर ने कई पुस्तकें ऐसी लिखी हैं और गुमनाम हैं वो तमाम चीज़ें, और मेरे को लगता है कि इस प्रकार के जो पुस्तक हैं आपको पढ़नी चाहिए। और सर ये पुस्तक लिखने की एक शिक्षक एक नौकरी प्राप्त कर लेता है, और जैसे कि मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, गुरु जी की नहीं, एक नौकरी प्राप्त करने के बाद ये सोचता है कि चलो अच्छी खासी मोटी सैलरी हो गई, एक अब घर बनेगा, एक कार लेंगे और परिवार के साथ अपना जीवन यापन बिताएंगे खुशी खुशी। लेकिन ये पुस्तक लिखना और समाज को एक संदेश देना, समाज बदलने की जो सोच रखना, ये सर कब से शुरू हुआ सर आपके जीवन में? सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम कितना भी रुपया कमा लेंगे, मान लीजिए कि अपने मोहल्ले में 1 करोड़ का मकान बना लें, तो बहुत होगा तो मोहल्ला का 2-4 आदमी नाम जानेगा कि 1 करोड़ का मकान है। लेकिन जब मेरी लिखी पुस्तक के ज्ञान से जब दुनिया ज्ञानवान होगा, तो जब तक ये धरती रहेगी तब तक नाम चलेगा मेरा। आज प्रेमचंद जी साहित्यकार हैं, उनके घर में लाखों लोग पैदा हो जाए तो प्रेमचंद जी के छवि को ढक सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद जी की छवि को कभी नहीं ढक सकते हैं। आज इस देश में गांधी और नेहरू विवाद में आ गए हैं, लेकिन साहित्य कभी विवाद को भेंट नहीं चढ़ा। पुस्तक सर समाज का आईना होता है, कहा जाता है। तो पुस्तक में आप किस विषय पर वहाँ पर अपने लेख को लिखते हैं जो कि समाज को आईना दिखाया जा सके? सबसे गहन वो विषय कौन सा होता है आपके मस्तिष्क में? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य राजनीति का पिछलग्गू नहीं होता है जी। साहित्य वो मसाल है जो आगे आगे चलता है और समाज उसके पीछे चलता है। साहित्य कभी सत्ता के आगे पीछे नहीं करता है, और जो साहित्य सत्ता को देखकर और सत्ता के इशारे पर अगर लिखे जाए तो वो साहित्य कहलाने के योग्य नहीं है। कौन सा विषय आपने उठाया अब तक सर अपने साहित्य में, अपने लेखनी में? जैसे अब लेखनी में सबसे पहले मैं बार जब भी झारखंड वगैरह में रिजल्ट वगैरह मैट्रिक वगैरह का निकलता है तो तुरंत चिंतन होता है। सारे लोगों का रांची में बैठक होता है। आज के 2 साल पहले भी बैठक हो रहा था, संयोगवश उस दिन मैं भी रांची सचिवालय में था। तो उस समय आराधना पटनायक मैडम एजुकेशन सेक्रेटरी हुआ करती थी, तो उनसे मीडिया पूछा कि मैडम इतने संसाधन होने के बावजूद सरकारी स्कूलों के रिजल्टों में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं फर्स्ट डिविजनर बढ़े हैं, भले परसेंटेज कम हुआ। तो संयोगवश मैं भी वहाँ पर था, तो मीडिया हमसे पूछी कि आप ही प्रिंसिपल हैं सुदूर इलाके के, बताइए आखिर क्या कारण है कि लाख संसाधन होने के बावजूद रिजल्ट बेहतर नहीं हो रहा है। मैं बोला कि सूखे पत्ते उसी पेड़ के होते हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर होती है।
तो मीडिया पूछा कि मतलब, हम लोग उसका मतलब ये हुआ कि इस देश को जब 10वीं क्लास के रिजल्ट बढ़िया करवाना है तो सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन सुधारिए। बिल्कुल सही। जब प्राइमरी एजुकेशन नहीं सुधरेगा तो हाई स्कूल कैसे सुधर जाएगा? और जब हाई स्कूल तभी बेहतर हो, हाई स्कूल जब मजबूत होगा तो कॉलेज बेहतर होगा, इंटर स्कूल बेहतर होगा, डिग्री कॉलेज बेहतर होगा। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है। फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में क्या है कि प्राइमरी स्कूलों को आईएएस के बराबर में तुलना दिया जाता है। वहाँ पर लेक्चरर लोग, कॉलेज के प्रोफेसर अपनी नौकरी छोड़कर प्राइमरी ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपनी इस देश की बेस मजबूत करना है। और हमारे यहाँ बिल्कुल अपोजिट है। हमारे यहाँ सिर्फ नौकरी ही लेना एक मतलब, हमारे यहाँ टीचर की नौकरी का मतलब बेरोजगारी दूर करने का एक हथकंडा, और सबसे आरामदायक नौकरी। हमारे यहाँ टीचर की नौकरी मतलब बेरोजगारी दूर करने का हथकंडा कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। शिक्षक रोजगार का पिछलग्गू होता है क्या? और जिस राज्य में और जिस देश में शिक्षक को रोजगार की श्रेणी में माना जाएगा उसका तो बंदरबाट होना ही तय है। आज इस देश को अगर फिर से मजबूत करना है तो पुनः उस गुरुकुल परंपरा को अपनाना होगा, थोड़ी बहुत विसंगतियां को छोड़ के। हर पंचायत में गुरुकुल टाइप की व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन आज सोचिए, आप अपने ही सोचिए कि जब बरगद के नीचे पढ़ाई होता था तो विश्व गुरु कहलाता था, और आज स्मार्ट क्लास है और उसके बाद भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। कई एक बार भारत में मीडिया की रिपोर्ट आती है कि कक्षा 5 के बच्चों को मैथ बनाने नहीं आता है, कक्षा 3 के बच्चे को ये करने नहीं आता है। और गुरुजी के साथ भी दिक्कतें ये हैं कि 30 तारीख होना एक, और गुरुजी फ़ोन पर बतियाना शुरू करते हैं। हेलो, बिल गया था क्या? अभी नहीं निकला बिल? ओ अच्छा, एरियर भी गया था। तो थोड़ा सा त्याग की ज़रूरत है, पुरानी परंपरा को वहन करते हैं। तो ये कैसे सर, ये सोच कैसे बदलेगी? एक धारणा बन चुकी है, जैसे आपने कहा कि एक अभिप्राय हो चुका है कि ये सरकारी नौकरी लेनी है तो शिक्षक लेनी है, बेरोजगारी हटाना है तो शिक्षक नौकरी दे दो। हमने 25,000 शिक्षक की बहाली कर दी। अभी भी पेपर में आया कि 8,000 शिक्षकों। बिहार में देखिए ना, बगल में बिहार में विश्व का पहला ऐसा राज्य है बिहार जहाँ पर पिछले 12 सालों से शिक्षकों की बहाली हो रही है। 2007 से 2003 से ही, और अभी तक बहाली हो रहा है। और उसको एक रोजगार का लिस्ट में उसको तो चढ़ा दिया जाता है। शिक्षक को और शिक्षण व्यवस्था को रोजगार से जोड़िएगा तब तो आए दिन पेपर में छपेगा ही मीडिया में कि फलाने विद्यालय में गए और शिक्षक सोते हुए पाए गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी को आत्मचिंतन और आत्ममंथन की जरूरत है कि समाज का सबसे पिछले वर्ग का आदमी, समाज के सबसे कारवां में जो पीछे आदमी खड़ा है, वो भी कह रहा है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। इस देश की विडंबना देखिए कि जो सरकारी स्कूल में, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि जो सरकारी स्कूल में गुरुजी हैं उनकी तनख्वाह मोटी है जी, डिग्री बहुत बड़ी बड़ी है, वो चाहे तो देश की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन उनके यहाँ जो पढ़ने आ रहे हैं वो देश के सबसे दिनहीन बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। कल्पना कीजिए, ओके, ठेला चलाने वाले के, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, मजदूर के बच्चे आ रहे हैं। और इस देश की विडंबना देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उनके पास ब्रांडेड डिग्रियां भी नहीं, 10,000 12,000 रुपये। लेकिन वो पढ़ा किसको रहे हैं? देश के सबसे संभ्रांत वर्ग के लोगों को। बिल्कुल सर। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। पढ़ा कैसे रहे हैं? तो देश के जो उच्च अभिजात वर्ग लोग को उनको पढ़ा रहे हैं। कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए सर, हम जहाँ हमने स्कूलों का खबर किया, आपकी बातें दिल को छू गई हैं। हमने स्कूलों का कवर जहाँ किया, लोगों ने हमें बुलाया कि सर यहाँ आइए जल्दी से, मध्याह्न भोजन का पैसा 1000 मिलना था, 800 ही दिया मास्टर। यहाँ आइए, आज के मेन्यू में खाना एमडीएम में अंडा था, अंडा नहीं मिला। तो हमारा सवाल यही होता है गार्जियनों से कि कभी आपने इसके लिए हमें नहीं बुलाया कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर दोष किसका है? सिस्टम का, समाज का, शिक्षकों का? शिक्षण एक त्रिआयामी प्रणाली है जी। इसमें गुरुजी भी दोषी हैं, समाज भी दोषी है और सरकार भी दोषी है। ठीक, आप नहीं कहेंगे, हम कह देंगे कि सरकार भी दोषी है। मैं अभी फील्ड एक बार घूम रहा था, अभी हाल की बातें हैं, तो मैं गया फील्ड में, तो एक बच्ची बोली कि सर हम स्कूल नहीं आएंगे। हम बोले क्यों बेटा? तो हमको साइकिल नहीं मिल रहा है। हम बोले अरे बेटा, जब इस देश में साइकिल नहीं मिला करता था स्कूलों में तो उस समय तो लोग पढ़ने आते थे ना, नदी पार करके आते थे कि नहीं आते थे? और आज सारी सुविधाएं मिल रही है, सरकारी साइकिल मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है, उसके बाद भी बहुत बेहतर सिचुएशन नहीं है। तो गार्जियन को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। वैसे भी सर, सरकार से लेकर के यहाँ स्कूल के जो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक तक का यही मोटो होता है कि संख्या ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में कैसे दिखाई जाए, क्योंकि उनको टारगेट मिलता है कि अटेंडेंस सीट में संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो तमाम साइकिल एमडीएम, सबसे पहले जो एमडीएम स्टार्ट किया गया, उसका उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएँ, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, इससे किसी को मतलब नहीं। अब बताइए, बिना पास किए हुए बच्चों को प्रमोट कर दिया जा रहा है। जी।
क्यों आते ये हैं? आदेश है ऊपर से सर। क्या जरूरत है? 2 ही बच्चे पास करे, ब्रांडेड तो होंगे सही बात है। क्या? 10वीं तक पहुंच जाएंगे, 10वीं का स्पेलिंग नहीं तो जानेंगे। वो जो प्रमोट किया जा रहा है, तो जो हम देश का रोना रो रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसकी तो बुनियाद यहीं से शुरू हो जा रही है, जड़ यहीं से हिलाया जा जड़ रहा है। यहीं से हिलाया जा रहा है। विद्यालय ये है, इस इलाके का सबसे बड़ा मंदिर इसको माना जाएगा, जी बिल्कुल। इस इलाके का। और एक बात कह रहे थे आप कि मुख्यमंत्री जी अगल बगल आए, कभी शिक्षा के मंदिर में देखने के लिए नहीं आए कि होना शिक्षा चाहिए। व्यवस्था क्या किसी है। भी देश को आज देखिए, बायोमेट्रिक सिस्टम तक यहाँ पे काम कर रहा है। गुरु जी पर नकेल कसने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम तक काम कर रहा है। उसके बाद भी गुरुजी अपनी जिम्मेवारी सिर्फ बायोमेट्रिक सिस्टम तक मानसिक समझ गुलामी झेल रहे हैं सर। झेल रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि पापा आएंगे, समझिए, इसीलिए डर के हम लोग बचपन में लालटेन लेके बैठ जाते थे। अरे पापा रहे, जल्दी पढ़ने बैठ जाओ। जी जी। तो पापा के डर से लालटेन लेके पढ़ने बैठने की कब तक प्रवृत्ति रहेगी? प्रवृत्ति तो तब बेहतर होगा कि पापा आए या नहीं आए, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि जिस दिन पदाधिकारी का आना होता है, एक बार मेरे स्कूल में पदाधिकारी आए तो इतना खौफ हो गया कि गुरुजी पढ़ाना था, इंग्लिश तो पढ़ा रहे हैं साइंस, ठीक ना। और पदाधिकारी के साथ भी दिक्कतें ये हैं कि जब वो आते हैं तो उनको दिशा निर्देशन देना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, इसको बेहतर किया जाए, लेकिन वो आते हैं और धावा बोल देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। गुरुकुल कलम चलाने लगते ये हैं। गुरुकुल है, उनको से बात कीजिए, उनकी समस्याओं से रूबरू होइए और एक बेहतर बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे मेरा राष्ट्र मजबूत हो, ज़्यादा बेहतर वही रहेगा। तो शायद इनकी बातों को सुनकर आपको लग गया होगा कि क्यों इनका नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। इनके विचार से अगर आप थोड़ी सी भी ताल्लुक़ रखते हैं, अगर इनका विचार आपको थोड़ा भी प्रभावित करता है, तो आसपास के लोगों को, आसपास के स्कूलों में जाकर आप शिक्षकों को ये ज़रूर समझाइए कि सर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा भोजन के लिए आप झगड़ा करते हैं, सर ने बताया कि साइकिल के लिए आप मार करते हैं, लेकिन आप कभी ये सवाल नहीं करते कि पढ़ाई यहाँ पर क्यों इतनी ख़राब है। और सबसे सर ये देखा गया है कि नाम आपके स्कूल में लिखा दिया जाता है और बच्चे का दूसरी तरफ नाम प्राइवेट स्कूल में भी अंकित होता है सर। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है, कहीं नहीं जाता कि यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो यहाँ की जो है मान्यता मिलेगी, सुविधाएं हैं वो हमको मिलते रहेगी, साथ ही साथ मान्यता मिलेगी कि हम अपने शहर में, नगर में पढ़े हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये एक बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में काम करेगा, स्थानीयता के रूप में काम करेगा। बस आपको उद्देश्य जितना आपका होगा, आपको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा। आप बच्चों को उसी उद्देश्य से भेजते हैं कि हमारे बच्चे जाकर के स्कूल में खिचड़ी खाएंगे, तो यहाँ से यकीन मानिए खिचड़ी खाकर ही वापस जाएंगे, ज्ञान लेकर वापस नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ सर बात कर रहे थे, बहुत अच्छी सर ने बात की। सर एक बार पुनः आपको बधाई है, और हम चाहते हैं कि आपकी तरह हर एक शिक्षक हो और हर एक शिक्षक की सोच आपके जैसा हो, तो मंदिर फिर से ये मंदिर कहलाने लगेगा। ये शिक्षा का मंदिर जो स्कूल कहलाता था, उससे फिर से मंदिर कहलाने योग्य हो जाएगा। सोचिए, किसी देश का भविष्य वहाँ के विधानसभा और कल कारखाने में नहीं पैदा किए जाते हैं। किसी भी देश का भविष्य वहाँ के विधानसभा में और लोकसभा और कल कारखाने में नहीं पैदा किए जाते। किसी भी देश का भविष्य वहाँ के स्कूलों में होता है। एक डॉक्टर अगर गलत है तो एक मरीज का जान ले सकता है गलत ऑपरेशन करके, नहीं बिल्कुल सर। लेकिन अगर एक शिक्षक गलत है तो पूरी राष्ट्र, पूरी इलाका, पूरा गांव, पूरा मजहब, पूरा क्षेत्र सब बर्बाद हो सकता है। क्या बर्बाद हो रहा है? एक डॉक्टर गलत होगा तो यही नहीं होगा कि ऑपरेशन करना है अपेंडिक्स का तो कर देगा दूसरे चीज का, तो उससे एक मरीज की जान जाएगी। लेकिन अगर एक शिक्षक अनुभवहीन है तो पूरी राष्ट्र के लिए खतरा है, और वर्तमान समय में उसी कारवां में सभी लोग शामिल हैं। इसको आत्ममंथन की ज़रूरत है। आज फॉरेन कंट्री हमारी सारी चीज़ों को अपना लिया है। वहाँ पर फॉरेन कंट्री में फिनलैंड अभी वर्ल्ड में पहला स्थान है एजुकेशन सिस्टम का। वहाँ पर अगर एक प्राइमरी का टीचर अगर उपायुक्त से मिलने जाता है, माने 4 लोग अगर उपायुक्त से मिलने गए, प्राइमरी का टीचर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या कोई ऑफिसर, तो वहाँ पर उपायुक्त महोदय सबसे पहले प्राइमरी को टीचर को बुलाते हैं। और क्या आपको लगता है कि इस देश में भी ऐसा होता होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं सर। इस देश में क्या हो रहा है सबों के सामने है। सर ने बहुत अच्छी बातें कही, हम दोबारा कहेंगे, और सर के बातों पर जो है थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता हम सबको है। इन्हें आदर्श मानकर इनकी बातों को मानने की आवश्यकता आज के समाज में सबको है। तो इसी तरह की अच्छी खबरों के साथ हम आपके बीच दोबारा आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉक।